सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर के हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या है। एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। डू नॉट राइट एनीथिंग। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर यही का यही चीज मैं आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले लर्निंग पॉइंट्स समझते हैं ये चैप्टर में जो हमको लर्न करना है। सबसे पहला पॉइंट हमको यहाँ पे जो लर्न करना है फ्रेंड्स, उसका नाम है कैश बजट। सबसे पहला चीज जो हमको लर्न करना है उसका नाम है कैश बजट। उसके बाद हमको लर्न करना है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्लोट पीरियड। उसको दैट इज उसके साथ साथ एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लॉक बॉक्स सिस्टम। और उसके साथ साथ हमको लर्न करना है समथिंग लाइक कॉल्ड कंसंट्रेशन बैंकिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करने वाले हैं। और उसके बाद आखिरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश मैनेजमेंट थियरी। ऐसा करके हमको यहाँ पे तीन पॉइंट्स लर्न करने हैं। एक है कैश बजट, दूसरा है फ्लोट पीरियड, उसके साथ साथ ही कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है लॉक बॉक्स सिस्टम, और उसके साथ साथ ही कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन बैंकिंग। और आखिरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश मैनेजमेंट थियरी। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कैश बजट है उसके बारे में समझा रहा हूं। तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ लिखने का नहीं है, मैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से लिखवाता हूं। सबसे पहले कैश बजट समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूं दैट से हाउ डू वी प्रिपेयर कैश बजट। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं दैट से हाउ डू वी प्रिपेयर कैश बजट। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहता हूं दैट कैश बजट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस। उसको यूजुअली बनाया जाता है मंथली बेसिस पे। दूसरा, कैश बजट इज प्रिपेयर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट कैश। तो सारे ट्रांजैक्शंस जिसका इंपैक्ट कैश के ऊपर है ना, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को लेके वी प्रिपेयर द कैश बजट। सो ऑल ट्रांजैक्शंस affecting cash are taken into account for the purpose of preparing the cash budget। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको कोई भी ऐसा सेग्रीगेशन कोई भी हमको बाइफरकेशन नहीं करना है कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा रेवेन्यू दैट इज कैपिटल आइटम है। ऐसा कोई भी हमको बाइफरकेशन नहीं करना है। अगर कंपनी को पैसा मिलता है विद द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसको कैश बजट में ध्यान में लिया जाएगा। कंपनी को पैसा मिलता है ऑन सिक्योरिटी दैट इज से ऑन सेल ऑफ एनी मशीनरी, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। सेल ऑफ एनी गुड्स, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। लाइक दैट से यू थिंक अबाउट एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन कि जिसकी वजह से कैश आता है या जिसकी वजह से कैश जाता है, इन सबको कंसीडर किया जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग द कैश बजट। ऑफ कोर्स फॉर प्रिपेयरिंग द कैश बजट वी विल इग्नोर नॉन कैश आइटम। कई बार आपको क्वेश्चन में नॉन कैश आइटम का इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट डिप्रीशिएशन, तो क्या करने का, इग्नोर करने का। वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीनरी, क्या करने का, इग्नोर करने का। क्यों? इन सब का कैश के ऊपर कोई भी इफेक्ट आता नहीं है। थर्ड, कैश बजट बनाने के लिए हमको एक सिंपल टेबल ही बनाना है। हमको एज सच कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करने का जरूरत नहीं है। टेबल कैसे बनाया जाएगा? वी विल हैव समथिंग लाइक कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या होगा, हम लोग रिसीव लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन होगा।
फॉर एग्जाम्पल हमको जनवरी मंथ से जून तक का कैश बजट बनाने का है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. So opening balance of January plus receipt of January minus payments of January will give the closing balance of January. Closing of January will become opening of February, and so on. We are supposed to say take into account all the transactions for the purpose of, that is for the purpose of preparing cash budget. यहाँ पे as such हमको कोई फॉर्मेट फॉलो करने का जरूरत नहीं है. जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग समझते हैं कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज बना रहे हैं तो उसमें कंपनीज एक्ट के मुताबिक शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा. जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तब हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अ लिस्टेड कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो फॉर्मेट दे रखा है वो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज द रीजन से ये सब क्या होता है, जरूरी होता है. पर यहाँ पे एज सच कोई भी फॉर्मेट फॉलो करने का जरूरत नहीं है. फोर्थ, कोई भी वर्किंग नोट बनाने का भी जरूरत नहीं है एज सच अनलेस यू रिक्वायर. जैसे कि कई बार क्या होता है कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन होता है, तो अगर ऐसा कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है देन इन दैट केस हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे. या तो क्या होता है दैट से कई बार हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है से विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रिसीप्ट और पेमेंट जो स्प्रेड होता है ओवर मोर देन 1 मंथ. अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है तो हमको कैश दैट इज वर्किंग नोट बनाना है. अदरवाइज एज सच वर्किंग नोट बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है. सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कवर करने का ट्राई किया है दैट से हाउ डू वी प्रिपेयर द कैश बजट. अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूं दैट से व्हाई डू वी प्रिपेयर कैश बजट. अभी हम लोग ये समझेंगे दैट से व्हाई डू वी प्रिपेयर कैश बजट. देखो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है फोरकास्टिंग. बजट का मतलब होता है प्रोजेक्शन. ये बजट का मतलब होता है. तो यहाँ पे हमको फोरकास्टिंग किसका करना है, कैश का करना है. यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, मंथली बेसिस पे जितना पैसा हमको मिलने वाला है, जितना पैसा हम लोग पे करने वाले हैं, उसके बेसिस से हम लोग मंथली बेसिस पे क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे. Now we understand that say suppose projected balance at the end of the month of March. Suppose मार्च मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो नेगेटिव है. I want you to write in the chat box कि नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है. We understand that say ये जो नेगेटिव बैलेंस है उसका मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मार्च मंथ plus receipt of March month are insufficient for making payment in the month of March. यानी मार्च मंथ में जो भी हमको सारे पेमेंट्स करने हैं वो सारे के सारे पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है. इसका मतलब ये निकलता है वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो भी हमारा एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल है ना उसको हमें कहीं ना कहीं से कवर अप करना पड़ेगा. यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं in order to cover up this shortfall. प्लानिंग कैसे किया जा सकता है, प्लानिंग को जैसे किया जा सकता है. सबसे पहले वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हो सके तो है ना, अगर हो सके तो हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे दैट व्हाट आर द पेमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी, इन द मंथ ऑफ मार्च. ये जो सारे हमको पेमेंट्स करने हैं अगर उसमें से अगर हो सके तो कोई पेमेंट को हम लोग डीले करेंगे. तो डीले करने की वजह से क्या होगा दैट से वी विल बी एबल टू मीट विद द शॉर्टफॉल. सो द फर्स्ट थिंग दैट्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डीले द पेमेंट. सो दैट से वो शॉर्टफॉल होगा ही नहीं. जैसे कि सपोज ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा हो सकता है दैट पार्टनर्स का विड्रॉल है फरवरी में, पार्टनर्स का विड्रॉल है मार्च में. देन इन दैट केस हम लोग ऐसा बोलेंगे पार्टनर्स को कि भाई आप लोग बाद में विड्रॉ करो, पहले विड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं. अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, लिसन केयरफुली, अगर हो सके तो हमें कोई भी रिसीप्ट है ना उसको प्रीपोन करना है.
अगर हो सके तो कोई भी रिसीप्ट को हमें प्रीपोन करना है, यानी जो भी पैसा हमको मिलने वाला है अप्रैल में, मई में, जून में, अगर हो सके तो वो पैसा हमको लाइक मार्च मंथ के अंदर लेके आना है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन जो भी आपको पेमेंट, दैट इज जो भी आपका शॉर्टफॉल होने वाला है वो शॉर्टफॉल से आप बच सकते हो। तो हो सके तो ऐसा कुछ इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू आइदर ऑफ देम, अगर दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, देन इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, फंड्स बोरो करना पड़ेगा। और जब आप फंड्स बोरो करोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मे हैपन दैट यू आर एबल टू बोरो द फंड्स विद इन एडवांस टू नोटिस, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, आप कंपिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर सकते हो। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, दैट से सपोज आज से 3 महीने के बाद आपको 5 लाख रुपए का जरूरत है, लेट अस से फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो आप अभी से क्या कर सकते हो, अभी से उसका से आपके लेंडर के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। यू विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट डील विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू से मेक सम अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाए। दैट इज द वे से वी कैन हैव से द काइंड ऑफ यूज ऑफ द कैश बजट। ये एक यूज हुआ। दूसरा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस है ना, इट इज सफिशिएंटली मोर देन व्हाट वी रिक्वायर। हमको जितना चाहिए उससे कई ज्यादा हमारा बैलेंस रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अप्रैल है, मई है, जून है, उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग द क्लोजिंग बैलेंस सब्सटेंशियली मोर देन व्हाट वी रिक्वायर। अपना कामकाज है ना 50-60 हजार रुपए से चल जाता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 5 lakhs, closing balance of 6 lakhs, closing balance of 10 lakhs, like that। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, से जो भी हमारा एक्सेस बैलेंस रहने वाला है उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने की वजह से क्या होगा, वी विल बी एबल टू गेट द इंटरेस्ट इनकम। प्लस ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारे पास एक्सेस बैलेंस है से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर, and with that say we will be able to avail the advantage of the cash discount। ऐसा करके हमको कुछ कैश डिस्काउंट का स्कीम है उसका फायदा मिल सकता है। सो कैश बजट बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस ये होता है सो दैट से इफ एट ऑल वी आर एक्सपेक्टिंग एनी शॉर्टफॉल, तो वो शॉर्टफॉल को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द बेसिक्स अबाउट द कैश बजट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस ऑफ द कैश बजट। प्लीज राइट डाउन हेडिंग treasury and cash management। in that rundown learning points, तो चैप्टर के लर्निंग पॉइंट्स क्या वो मैं आपको सबसे पहले लिखवाता हूं। सबसे पहले लिखिए प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए लॉक बॉक्स सिस्टम, कंसंट्रेशन बैंकिंग, एंड फ्लोट पीरियड। नेक्स्ट कैश मैनेजमेंट थियरी।
दिस इज व्हाट वी हैव लर्निंग पॉइंट्स। अभी मैं आपको नोट लिखवाता हूँ कैश बजट के बारे में। हेडिंग राइट डाउन कैश बजट। उस पर लिखो व्हाई डू वी प्रिपेयर कैश बजट। उस पर लिखो फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन comma it is necessary that it is making payments regularly. Second point, if any payment is not made, comma it will affect entire organization. Full stop. Third, as a part of short term planning, comma on monthly basis, cash budget is prepared. Full stop. With paragraph write down, in case expected closing balance for any month is negative, comma it shows that payments are more than opening balance plus received during the month. Full stop. In order to cover up expected shortfall, comma the company can one delay any payment, second
prepone any receipt. Third, borrow funds at competitive rate of interest. Fourth point, importantly, above planning is possible, comma, with cash budget. Full stop. Fifth point, in case of expected closing balance is more than required, comma, it can be invested so as to earn interest, or otherwise it can be used for making early payment to supplier, comma, to avail cash discount. Full stop. Now write on new heading. How do we prepare cash budget? In that write down first point, cash budget is usually prepared on monthly basis, comma, taking into account all transactions affecting cash. Full stop. We do not have to. We do not have to bifurcate the transaction into revenue and capital. Full stop. Third, any non-cash item like depreciation,
will not be taken into account for cash budget preparation. Full stop. Fourth point, no format is required to be followed. For cash budget preparation. Full stop. Fifth, there is no specific sequence. There is no specific sequence in which cash budget is to be prepared. Full stop. Taking into account information of the question, comma, we will prepare cash budget. Full stop. Let us start with the question. The following information relates to Zeta Limited, a publishing company. The selling price of a book is rupees 15 and sales are made on credit through a book club and invoiced on the last day of the month. Variable costs of the production per book are material rupees 5, labor rupees 4 and overhead rupees 2. Highlight the portion, the sales manager has forecasted the following volume. तो ऐसा दे रखा है कि सेल्स मैनेजर ऐसा फोरकास्ट किया है कि हमारा जनवरी में सेल्स होगा 1000 बुक का, सो दिसंबर में 1000 का, जनवरी में 1000 का, फरवरी में 1250 का. तो मंथ वाइज हमको दे रखा है कि हमारा कितना नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना बुक्स हम लोग सेल करेंगे. Customers are expected to pay as follows: 40% 1 month after the sales and 60% 2 months after the sales. The company produces the books 2 months before they are sold. यानी जिस महीने में हम लोग बुक्स सेल करने वाले हैं उसके 2 महीने पहले उसको हम लोग प्रिंट करते हैं. प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग होगा. क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल आर पेड 2 months after the production. तो क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद पे किया जाता है. Variable overhead are paid in the month following production and are expected to increase by 25% in April. 75% of the wages are paid in the month of production and 25% in following month. A wage increase of 12.5% will take place on 1st of March. The company's corporate tax of rupees 10,000 is due for payment in the month of March. The company is going through a restructuring and will sell one of its freehold property in April for 25,000. But it is also planning to buy a new printing press in April for rupees 10,000. Depreciation is currently rupees 1,000 per month.
and it will rise to rupees 1500 after the purchase of machinery. On 1st of February, opening cash balance is rupees 3200. You are required to prepare cash budget for the 3 months from February to April. That is the question. I request all of you to go through the question. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का है. आप लोग आंसर मत कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए. तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है. सेल्स का दे रखा है, प्रोडक्शन का दे रखा है, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा. सो टू मच इंफॉर्मेशन इज देयर. और हमको सिर्फ 3 महीने का कैश बजट बनाना है, फरवरी, मार्च और अप्रैल. तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हमारा मंथली खर्चा कितना है और हमारा मंथली रेवेन्यू कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देखो हमको अभी है ना फर्स्ट वर्किंग नोट में कब कितना पे किया ना उसके ऊपर फोकस नहीं करने का है. हमको सबसे पहले खर्चा कितना है ना उसके ऊपर फोकस करने का है. तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे दैट से व्हाट इज आवर रेवेन्यू ऑन मंथली बेसिस एंड व्हाट आर आवर एक्सपेंसेस ऑन मंथली बेसिस. ऐसा हम लोग सबसे पहला एक वर्किंग नोट बनाएंगे. उसके बाद फिर हम लोग आगे का आंसर शुरू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर इन व्हिच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट. So please write down answer. Working note number 1. Calculation of sales and expenses on monthly basis. So let us see that say how to calculate the answer. जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल बी मंथ. एंड फ्रेंड्स लॉजिकली हम लोग ऐसा समझते हैं ये वर्किंग नोट थोड़ा एग्जॉस्टिव बनाया जाएगा. यानी कि हम लोग यहाँ पे दिसंबर से लेकर जुलाई तक का पूरा वर्किंग बनाएंगे. बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट से कुछ इंफॉर्मेशन जो फरवरी के पहले है दैट मे बी रेलेवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट, और कुछ इंफॉर्मेशन जो मई के बाद है दैट इज जून के बाद है that may be relevant for the purpose of preparation of the cash budget. तो ये वर्किंग नोट थोड़ा एग्जॉस्टिव बनाया जाएगा. जो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा that will be month. सेकेंड कॉलम सेल्स in terms of number of books. उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोडक्शन यानी कि नंबर ऑफ बुक्स that we are going to print again on monthly basis. उसके बाद हम लोग सेल्स कैलकुलेट करेंगे रुपीस टर्म यानी कि अमाउंट टर्म में, और फिर 3 एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड. ऐसे 3 एक्सपेंसेस का हम लोग से कैलकुलेशन करेंगे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन. जो कॉलम नंबर 1 है दैट इज मंथ, उसमें विल स्टार्ट विद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. बस इतने ही नंबर ऑफ मंथ्स हमको दे रखे हैं. सेल से रखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स. 1000 बुक्स दिसंबर में बेचने वाले हैं. जनवरी अगेन इट इज 1000. ठीक है ना. ये नंबर ऑफ बुक्स हमको यहाँ पे दे रखा है. सो आई जस्ट कॉपी देम ओनली, नथिंग ग्रेट. तो जनवरी में अगेन 1000 बुक्स, फरवरी में 1250, मार्च में 1500, अप्रैल में 2000, मई में 1900, जून में 2200 और जुलाई में वापस 2200. ऐसा करके हमको यहाँ पे मंथली सेल्स लिखना है. आई वांट समबडी ऑफ यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि हमारा दिसंबर मंथ का प्रोडक्शन क्या होगा, कितने नंबर ऑफ बुक्स हम लोग प्रिंट करेंगे से इन द मंथ ऑफ दिसंबर. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. देयर इज एन एरर ऑन माय एंड. हमको जून तक का इंफॉर्मेशन ही दे रखा है. सो जून मंथ का सेल्स है 2200.
आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ऐड दिस इंफॉर्मेशन, अगर बुक में प्रिंट नहीं है तो। जुलाई का सेल्स 2200। So friends, we understand that over here, I just add the July month sales 2200. Okay. Now everybody is requested to pay attention carefully. Question में हमको ऐसा दे रखा है that the company produces the books 2 months before they are sold. यानी जिस महीने में हम लोग बुक्स सेल करते हैं उसके 2 महीने पहले उसको प्रोड्यूस किया जाता है। यानी जो भी हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स है कौन से महीने में, फरवरी में, बेस्ड ऑन दैट से वी आर गोइंग टू हैव द प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जो भी हमारा सेल्स है इन द मंथ ऑफ फरवरी, बेस्ड ऑन दैट से वी आर गोइंग टू हैव द प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कितना? 1250। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सी, आपको लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड। So similarly we can say that in the month of January sales will be 1500 units. In the month of February sales is 2000 number of units. In the month of March sales will be 1900 units. In the month of April it is 2200 units. In the month of May it is again 2200 number of units. यानी जिस महीने में हम लोग बुक्स सेल करने वाले हैं उसके 2 महीने पहले उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आई वांट somebody of you to write in the chat box what will be the sales in the value term in the month of December. Friends, the question is providing the information कि हमारा सेलिंग प्राइस होने वाला है 15 रुपए। सो वी अंडरस्टैंड दैट से ये 15 रुपए है और सेल्स क्वांटिटी है 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स। सो वी अंडरस्टैंड दैट द सेल्स वैल्यू विल बी 15000। तो दिस इज 15000। कैसे? 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस इज 15। इन द मंथ ऑफ जनवरी सेम 15000 रुपए का सेल्स वैल्यू, 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू 15। In the month of February 1250 into 15, that comes to 18750। 1500 into 15 22,500। 2000 into 15 30,000 रुपए। 1900 into 15 that comes to 28,500। 2200 into 15 that comes to 33,000 and again it is 33,000। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है that what is the sales for the month of June। हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है that say what is the sales for the month of July। अगर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो डोंट वरी दैट उसका कोई जरूरत भी नहीं होगा, इसलिए वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा। But this is the way we write the sales value. Again, I want somebody of you to write in the chat box कि what would be the direct material consumption in the month of December। फ्रेंड्स, जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमको प्रोडक्शन के दे रखे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमको क्वेश्चन में दे रखा है इट इज 5 रुपीज पर यूनिट। और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस से 1250 नंबर ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट विल हैपन? वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 1250 into 4 रुपीज पर यूनिट, यानी कितना होगा खर्चा? 5000 रुपए का। इट इज I'm sorry, it is 5 rupees per unit. So 1250 into 5 that comes to 6250। यानी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए ना उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन का खर्चा होगा।
डायरेक्ट मटेरियल का कॉलम कंप्लीट करो और फिर टेल मी दैट से व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस जनवरी मंथ में कितना होगा 1500 नंबर ऑफ यूनिट्स into 5, that comes to 7500. Again it is 2000 number of units into 5, that comes to 10,000. उसके बाद 1900 number of units into 5, that comes to 9500. उसके बाद 2200 number of units into 5, that comes to 11,000. उसके बाद in the month of May it is again 11,000. That is the way we'll have the direct material expenses. Direct labor expenses December month का we understand it's again 1250 number of units into 4, that comes to 2500. उसमें भी वापस हमको प्रोडक्शन के ऊपर ही ध्यान देना है. So 1250 into 4, that comes to 5,000 rupees. That is for the month of December. और फिर हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे. जस्ट एक क्लेरिफिकेशन मैं सब स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं कि ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं वो सब लिखने का वैसे जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में. आप एक बार के लिए लिखो बराबर है, हर बार लिखने का जरूरत नहीं है. पर प्रेफरेबली अभी आप लोग कॉपी कीजिएगा जितना एटलीस्ट मैं लिख रहा हूं, तो आपको रिवीजन में क्या होगा, थोड़ा आसानी रहेगा. आपको ये पता चलेगा ये फिगर्स कैसे आए हैं. ट्राई टू कंप्लीट द कॉलम ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑन मंथली बेसिस. So again 1500 number of units into 4 रुपए, that comes to 6,000 rupees. उसके बाद 2000 number of units into 4 रुपए, that is 8,000 rupees. उसके बाद 1900 number of units into 4 रुपए, that comes to 7,600. Then 2200 number of units into 4 रुपए, that is 8,800. And again 2200 into 4, that comes to 8,800. Friends, over here this working that I have done is wrong. कैसे गलत है वो मैं आपको समझाता हूं. जानबूझ के मैंने गलत आंसर लिखा बिकॉज आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन. देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट अ वेज इंक्रीज ऑफ 12.5% विल टेक प्लेस ऑन 1st of March. यानी फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो मार्च मंथ है ना वहां से हमारा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमको ऐसा दे रखा है दैट से फ्रॉम 1st of March इट इज गोइंग टू चेंज. तो यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं. एक छोटा सा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर यूनिट from 1st of March onwards. उसमें लिखो कॉस्ट पर यूनिट प्लस इंक्रीज. कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 4 रुपए है. कितना इंक्रीज होगा, 12.5%. सो यूज योर कैलकुलेटर. 4 into 12.5%, that comes to 50 पैसे. So it will be 4 रुपए 50 पैसे. तो यहाँ पे जो मार्च मंथ है ना फ्रेंड्स, उसमें
it will be 1900 into 4.5. 1900 into 4.5, that comes to 8550. ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा. Next, in the month of April, it is again 2200 into 4.5. So the answer is 9900. Then in the month of March, in the month of May, it will be 2200 into 4.5. So it is going to be the same, 9900. ऐसा करके डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट किया जाएगा. देखो ये एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं है, पर क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसा एडजस्टमेंट रीड करना भूल जाते हैं. सो जस्ट बी लिटिल बिट केयरफुल. आप लोग इसका आंसर लिखिए और उसके बाद जो ओवरहेड का कॉलम है वो अपने आप फिलअप करो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर टू मे. कंप्लीट द कॉलम ऑफ ओवरहेड. चलो ओवरहेड का एक्सपेंसेस समझते हैं. ओवरहेड के लिए ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में that it is an amount of 2 rupees per unit. उसके बाद हमको ऐसा दे रखा है यहाँ पे that variable overhead are paid in the month following the production and are expected to increase by 25% in April. यानी अप्रैल मंथ पे वो खर्चा 25% से बढ़ने वाला है, ऐसा हमको दे रखा है. तो लेट अस सी दैट से ओवरहेड का कॉलम कैसे फिलअप किया जाएगा. 2 रुपए पर यूनिट और 1250 यूनिट्स. सो 1250 into 2, 2500. उसके बाद 1500 into 2, that comes to 3000 rupees. उसके बाद 2000 into 2, that comes to 4000 rupees. Again 1900 into 2, that comes to 3800. उसके बाद अप्रैल में अंडरस्टैंड केयरफुली देयर इज एन इंक्रीज. तो वापस हमको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ overhead cost per unit from 1st of April. उसको हम लोग लेंगे कॉस्ट पर यूनिट प्लस इंक्रीज. कॉस्ट कितना है फ्रेंड्स, अभी 2 रुपए है. कितना इंक्रीज है, 50%. सॉरी 25% इंक्रीज है. So it will increase to 2.5. यानी कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा 2.5. कहां से, अप्रैल से. तो अप्रैल मंथ का यूनिट्स कितना है 2200. दिस इज 2200 into 2, 4400. Sorry, into 2.5. That comes to 5500. नेक्स्ट सेम प्रोडक्शन है यानी सेम एक्सपेंसेस होगा 5500. That is the way we will be having say the sales and expenses on monthly basis from the month of December to month of July, so far information available. So that on new heading, preparation of
monthly cash budget, in bracket I am writing February to April, सिर्फ 3 महीने का ही बनाने का है. So it is February, March, April, and column number 1 will be particulars. I want somebody of you to write in the chat box that what is the amount of the opening balance on 1st of February.